आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अपना सफर उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू किया और आज वो दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट या जो कि वेस्ट बंगाल में ही मौजूद है, उसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, यानी कि एसपी हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के। डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए सबसे पहले। उसके बाद डॉक्टर साहब हुसैन मेहदी रहमान साहब, सबसे पहले हम आपसे बात जानना चाहेंगे। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ये ख्वाब होता है। हम में से ज्यादातर लोग देखते हैं। आप वहां तक गए, आपकी जो शुरुआत थी वो एक छोटे से गांव से शुरू हुई, फिर वो सफर किस तरीके से आपको अलीगढ़ तक लेकर गया, और ये ख्याल कब से आना शुरू हुआ कि मुझे एक आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है, यूपीएससी देना है, ये कैसे आया? जैसे कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, वैसे आप एक डॉक्टर भी हैं, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा। एमबीबीएस हैं, एमडी भी किया, एमबीबीएस अलीगढ़ से किया, एमडी केजीएमयू लखनऊ से किया। तो उस बीच ये ख्याल आमतौर पे डॉक्टर्स से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो ये बंदूक या लाठी उठाएंगे पुलिस की। तो ये जहन में कब आना शुरू हुआ, किस वक्त से आना शुरू हुआ, कैसी ये सफर कैसा रहा? जैसे कि अब आपने बताया कि मेरा उत्तर वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो एक स्कूल टीचर हैं थे, अभी रिटायर कर चुके हैं। तो मेरे पिताजी का ये था कि मतलब यहाँ से करियर वाइज अच्छा कुछ करना है, लाइफ में कुछ सेटल करना है। तो उन्होंने मुझे शुरुआत से ही करशियोंग में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वहां से फिर मैं एएमयू में गया। एएमयू में मेरे एक रिश्तेदारी में मामा जी थे, वो एमबीबीएस कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम एएमयू का फॉर्म अप्लाई हुआ करते थे, तो उन्होंने फॉर्म लाके दिया, फॉर्म भरे। तो इट वाज लाइक, तब तो इतना अंदाजा नहीं था कि जैसे आमतौर पे इस साइड पे, मतलब इन दिस साइड ऑफ द कंट्री, इतना तो पता नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं, कि कैसा इंस्टीट्यूट है। दोज वर डेज ऑफ, मतलब इतना इंटरनेट भी नहीं था कि आप गूगल कर सके जैसे आज है। आप ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन आप पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उस टाइम तो नहीं था। तो वैसे ही एडमिशन टेस्ट देने गए, तो एनवायरनमेंट अच्छा था। मुझे पापा को भी लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो अच्छा है। तो हो गया, 11th में वहाँ पे एडमिशन हुआ, फिर एमबीबीएस में हुआ। इस साइड में बंगाल में अभी तो काफी कल्चर अच्छा है, मतलब लोगों को, जैसे नए पीढ़ी के बच्चे हैं, दे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि वो भी सिविल सर्विसेज की तरह देखते हैं। काफी गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स है, जो कोचिंग्स खुले हैं कि सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए कोचिंग खोला है बंगाल गवर्नमेंट ने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उस टाइम 2005 में जब मैं निकला था बंगाल से एमयू के लिए, दैट टाइम उतना वो नहीं था कि क्या करना है। बस ऐसे ही था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जैसे आमतौर पे होता है। तो हम भी निकल पड़े डॉक्टर बनने। 11th में बायो लिया, फिर एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। फिर वहां पे फ्रेंड सर्कल में बातें होती थी क्या होता है और कैरियर ऑप्शंस क्या है। देन ये फील हुआ कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो एमबीबीएस के टाइम में ये था कि सिविल सर्विसेज करेंगे। और जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स को ये मतलब आमतौर पे आते नहीं है सिविल सर्विसेज में, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन गलत है। अभी के टाइम में डॉक्टर्स काफी आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में। जैसे मेरे बैच में ही आउट ऑफ 150 आईपीएस में देयर वर अबाउट 17 डॉक्टर्स, मोर देन 17 डॉक्टर्स, आई थिंक अबाउट 20 डॉक्टर्स। तो ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो है। और डॉक्टर्स रेगुलर आ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट सर्विसेज में। डॉक्टर साहब,
सबसे पहले जैसे कि अभी बात हुई, अलीगढ़ की बात हुई। आप अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ में एक +2 है, आपने +2 से पढ़ाई करी, यानी कि 11-12 वहाँ से किया, फिर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया। आम तौर पर जब भी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है, मुसलमानों की बात होती है, फिर अलीगढ़ की बात होती है कि अलीगढ़ में वो कल्चर नहीं है जो कि उस चीज को सिविल सर्विसेज में आने को प्रमोट करे। ओवरऑल ऐसा है। फिर डॉक्टर्स की बात तो बाद में आएगी। तो वहां पर रहकर क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां से कोई परेशानी होती है? किस वजह से वहां से इतना कम सिलेक्शन रेट, जैसा कि कहा जाता है कि सिलेक्शन रेट उतना अच्छा नहीं है अलीगढ़ के बच्चों का सिविल सर्विसेज में? क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कहीं अलीगढ़ का कल्चर जिम्मेदार है, या वहां की पढ़ाई जिम्मेदार है, या ये एक गलत बात है, ये बात धारणा हमारी गलत है कि वहां से सिलेक्शन ही कम है? एक्चुअली देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स पे हम ऐसे तो डायरेक्ट कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम वो करें तो मल्टीपल फैक्टर्स पे आएगा ये आंसर। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे हम जब 11-12 में आते हैं, जैसे कोई भी +2 में आता है, तो उस टाइम पे ये होता है कि जैसे मैंने बोला, एक सेट वो पैटर्न होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो आर्ट स्ट्रीम में होता है हम लॉयर बनेंगे, ये करेंगे। मतलब दे हैव अ फिक्स्ड विजन। और 11-12 के, मतलब आई थिंक 11-12 के बच्चे से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी इट इज नॉट राइट। तो दे फोकस ऑन देयर विजन कि हम ये करना है। जैसे कोई बायो का बच्चा है, उसे डॉक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से वो पढ़ाई करता है अपना। तो आफ्टर दैट वो या तो एडमिशन मिल जाता है या तो नहीं मिलता है, वॉट एवर सिलेक्शन होता है नहीं होता है, दे गो इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। अब यूपीएससी की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन उसमें आने के बाद जनरली स्टार्ट करते हैं लोग। अलीगढ़ में अगर हम देखें तो उसके आई नॉट से कि पढ़ाई खराब है, पढ़ाई इज गुड, एकेडमिक्स इज गुड टू सम, मतलब टू अ वेरी गुड एक्सटेंट इट इज गुड। बट ये जो क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड पूल है। मानिए जैसे मेरे दोस्त है, दे विल जनरली बी फ्रॉम द मेडिकल स्ट्रीम, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो सम फ्यू फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्ट्रीम। कोई आर्ट्स का बच्चा है, ज्योग्राफी का बच्चे हैं, दे विल बी फ्रॉम दैट स्ट्रीम ओनली। और अभी हाल फिलहाल में जैसे हम लोगों के टाइम में हो गया था, जैसे पहले था एएमयू में हॉस्टल्स वर मिक्स्ड ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, तो दे यूज्ड टू बी मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट बैचेस, डिफरेंट स्ट्रीम्स। वो भी अब एएमयू में बहुत हद तक नहीं है। तो वी, मतलब बीइंग इन एएमयू, बाहर मतलब और क्या चीज हम कर सकते हैं इसके अलावा, वो उसका अंदाजा बहुत कम ही होता है हम लोगों को। उसके बाद रहा गाइडेंस की, जो मतलब जैसे सिविल सर्विसेज है, यू आर डूइंग इट, कैसे बताएं, यू आर डूइंग इट आउट ऑफ योर करिकुलम। मतलब जो आपका करिकुलम है उसके बाहर जाके आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम की। सो यू विल नीड पीपल। आप अकेले तैयारी कर सकते हैं बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप आपके कोर्स भी पढ़ रहे हैं, आप अपना दूसरा भी पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। मतलब आपके साथ अगर 2-3 लोग हो, इट इज इजियर। देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ जो आपको परेशानी हो रही है किसी टॉपिक में, यू कैन कंसल्ट विद अदर्स। एक ये पॉइंट होता है जो कि उसमें मिलता नहीं है। थर्ड जो होता है जो एएमयू में सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग्स है। अगर आप वैसे देखें, अगर हम बोले कि मैं मेडिकल स्ट्रीम का हूं तो मुझे सोशल स्टडीज का कैसे मैं करूंगा, जो गाइडेंस है अगर आप देखें तो हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है, इट इज फिक्स। जैसे अगर हम मेडिकल के हैं तो वी विल बी टॉट ओनली अबाउट मेडिकल थिंग्स, to some extent some engineering part which is related to medical, and it is confined to that only. If you are in engineering, you will be taught only engineering things in graduation. Even in 11-12 also, if you are in science stream, you will not be taught arts. It is not taught. You are in arts, you will not be taught physics, chemistry, bio, nothing. uh, when you go to graduation, you are in geography, you will be taught maybe some related social studies part, and it is over. You are in humanities, you are getting the concept. Yeah. So suppose I'm in medical, I need some guidance in economics from a civil service point of view, because civil services and normal graduation
the syllabus is different. Different in the sense you will not need that much of expertise to attempt the paper, or you can't give that much time also to an individual subject. Suppose for an so that guidance is missing. Civil service oriented, if you need any guidance or coaching from someone, that is missing, which you get in other Aligarh. places. In Aligarh, it is missing. You can say Aligarh has RCA, but looking at the result, it is, I don't think it is effective that much. Maybe it is, again, multiple factors. Maybe people are not interested, who are there, they don't want to go to RCA or whatever. So that is there. आपकी अपनी जो पढ़ाई है, एमबीबीएस आपने किया, आप उसके बाद एमडी करने लखनऊ चले गए, वहां पर आपने कोचिंग भी की है, तो आपको ये कितना, मतलब अपनी कामयाबी में अगर आप अपने सिलेक्शन को देखें, आप इसे कितना जरूरी समझते हैं कि आपका अलीगढ़ से लखनऊ जाना क्या किसी तरीके से फायदेमंद साबित हुआ, या आपको लगता है अगर अलीगढ़ में रहते तब भी कमोबेश लगभग यही रिजल्ट आ जाता आपके लिए? See now, अभी फिर now this is a point of speculation, total speculation. Maybe speculation. Maybe Lucknow had better advantages. Again, that what I said about guidance. Like, अगर आप मेरे देखे तो, अगर talking of my point of view, I gave the economics example because I had never studied economics in my life till UPSC preparations. At no stage. So for me, everything was new. So I feel that had I stayed in Aligarh, that part would have been vacant. And UPSC asks a lot of questions from economics, and you have to answer many things on financial terms and economics terms in both general service studies and the prelims. So it is a major disadvantage. And plus other things also, like even if you know certain things from school life, they need to get brushed up. Then you need to have a better perspective on those subjects. So that again, I feel would have been difficult in Aligarh. And preparation wise also, I was in a medical university. So again, that part, I think it is similar. I studied alone only. So that part I think is similar. But maybe since I had studied in Aligarh for such a long time, I would have had more friends and my preparation would have been hampered because I would have to give them time also, which I did not have to do in KCMC. अलीगढ़ में ढाबेबाजी भी करनी पड़ती है आपको, तो खैर वो भी एक वो तो बहुत करनी पड़ती है, वो भी बहुत करनी पड़ती है, वो भी एक सच्चाई है। तो खैर वो तो एक अलग चीज हुई। इसके अलावा अभी आपने आरसीए का जिक्र किया, डिफरेंट कोचिंग्स चल रही हैं हमारे देश में जो अलग अलग कम्युनिटी सर्विस के तौर पर पेश की जाती हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन एक कोचिंग कराता है, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की यूजीसी प्रोग्राम्स हैं जैसे आरसीए अलीगढ़ का है, या फिर एक जामिया मिलिया इस्लामिया में कोचिंग चलती है, एक जामिया हमदर्द का अपना स्टडी सर्कल चलता है, और बाकी हिंदुस्तान में भी, बंगाल में भी हैं, बेंगलोर में भी देखेंगे, मुस्लिम्स की भी चलती हैं, ओबीसी की चलती हैं, कुछ एससी एसटी के नाम से चलती हैं, कुछ बुद्धिस्ट के नाम से चलती हैं। तो इन सब का जो रिजल्ट पर इफेक्ट है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप इसे जरूरी समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जितनी कोचिंग्स हैं इसका सच में कोई असर हो भी रहा है कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में? जैसा कि देखा गया, जैसे अलीगढ़ का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनका के रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने, तो क्या आप देखते हैं कि कम्युनिटी को या फिर किसी भी कम्युनिटी का इस चीज पर पैसा खर्च होते रहना कोई अच्छी चीज है, या कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए? क्योंकि कभी कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से बेस ही इतना अच्छा नहीं है कि ऊपर उन्हें कोचिंग की तैयारी कराई जाए, हमें उससे नीचे के जो लेवल्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नजरिया है? अगेन मैंने दिस इज अगेन प्योरली स्पेकुलेटिव आंसर, बिकॉज नाइदर कोई स्टडी इस पे है नहीं, कुछ नहीं है, इट इज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेकुलेशन। ऑल दिस ये जो जितने कोचिंग्स है, टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट इज गुड व्हाट दे ये काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें, कोई एक लड़का है मानिए फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी और एनीवेयर इन द कंट्री, जिसको कुछ भी माने he doesn't have proper guidance, he doesn't have access to materials,
ये जो मतलब ज्यादातर मैंने देखा है, ये जितने भी ऐसे कम्युनिटी कोचिंग्स होते हैं, दे टेक एंट्रेंस एग्जाम्स, दे ब्रिंग यू टू दे टेक रिलेटिवली ब्राइटर स्टूडेंट्स टू मतलब whom they will be able to guide, I think, or who have some base to these coachings and give them guidance, and who are obviously interested for civil services. So I think they are effective in certain kind of way, because some facilities which they will not get in other places, they are getting there. As per the results which you are talking, see, results are of different. You have seen coachings, I have seen coachings, how they work. Like for publicity or whatever. Like even if you are giving, you join the coaching for a simple test series, they will get selected, publish your name. So I don't think that is the success of a coaching. Success coaching should bring out those people whom they have trained for the full year or the full continuity of a term. So those success stories are better. Like taking for UPSC, if you are attending a mock interview in a coaching and they publish your name, they have no contribution in your no, in the sense very less contribution in your selection. Very less contribution, yeah. Like that. So coaching should bring it out effectively. And your another aspect, whether it is good to continue in this or invest in lower level education, I think it should be balanced out. Like both are equally important. Lower level education is also equally important. This is also important, because many aspects of civil services you don't get money without. Our education system is that if you don't get guidance at that end level, you will not be able to crack the exam. It is very difficult. Like today, in today's terms, you might talk, we have internet, we have this, we have lots of material. Again, problem with internet and internet based materials is that lots of information overload. Yeah. You have too much information. Previously we had no information, now we have too much information, too much study material, too much information. So it is very difficult to cut what to study, what not to study, which part to skip. That guidance is also required. In today's terms, if I say, it is preparation of UPSC is more of what not to study than what to study. Then what to study. ये चीज हो गई आपकी कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एक खास बात जो कि मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा. डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद आपने सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेती है डॉक्टर्स के लिए, तो आपने वो भी क्रैक किया था, उसमें भी आपकी रैंक आई थी. ऐसे में बहुत सी बार ये बात होती है कि लोग बात सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कई साल तक कर रहे हैं, दे रहे हैं, आखिर में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और कई बार वो कुछ और नहीं भी कर पाते हैं. तो क्या ऐसे में ये कितना जरूरी है कि एक बैकअप प्लान रहे? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, because civil services, you see, exam is okay, your preparation is good, but seeing the pattern of the exam, अगर हम पैटर्न देखें तो कोई कंफर्मेटरी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा. Even this year's topper will not be able to give you 100% confirmation that he will clear the prelims the next year. Leave about getting a rank. So it's a bit of the process of the exam is lengthy. It is quite tough, and lot of people are appearing for it. So you never know. So it is better to have a backup plan, because if you are focusing entirely on it, like you said, then there will be frustrations कि हम क्या करें, नहीं हो रहा है. इससे और फिर मेरे हिसाब से जितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उतना रिजल्ट खराब होगा. If you have a clear mind, because the इसके अलावा अगर आप देखें तो आमतौर पर हर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वरना किसी भी चीज की नहीं करता है. ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है यूथ को इस चीज के लिए, कि इसके अलावा और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? क्योंकि जॉब तो सभी इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपका भी डिपार्टमेंट होगा तो उसमें बहुत से ग्रेडेशन होंगे. जैसे पुलिस में जरूरी नहीं है कि आप आईपीएस बने, और भी लेवल्स पे एंट्री लेवल होते हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं. उसका आमतौर पे बच्चों को पता नहीं होता. जो तैयारी कर रहा है या तो सीधा सिविल सर्विसेज की कर रहा है या किसी भी चीज की नहीं कर रहा है. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या होना जरूरी है यूनिवर्सिटी लेवल्स पर? मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उस वक्त क्या ऐसी चीजों की जरूरत है हमें कि
ज्यादा से ज्यादा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जैसे अमूमन हम एएमयू की बात करें जो हम दोनों की मादर दर्जगाह है, तो अगर हम वहां की बात करें तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट जॉब्स को ऑप्ट कर सकें? देखिए, ये चीज मैं मतलब ये अच्छा है यू ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन। ये मेरा हमेशा से ही एक पॉइंट रहा है कि एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द बेसिक लेवल, फ्रॉम 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, हम कभी अवेयर ही नहीं है कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। लाइक आपको अगर याद होगा कि when we were in college, जब 11th के बाद हम, आई वाज इन एमबीबीएस, यू वर इन बीटेक, आपने एक बार कहा था कि एक एग्जाम होता है जो रेलवेज कराती है, उसमें जॉब डायरेक्ट मिलता है। नो वन वाज अवेयर कि such an exam even exists, and we were studying in a central university, one of the best universities in the country, even we were not aware. So हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग अवेयर होंगे? You can't expect. So it is better कि universities and even educational institutes of all kinds, schools also, should have a good career guidance system कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम ये स्ट्रीम लेके पढ़ेंगे तो व्हाट आर आवर ऑप्शंस, कि ये हमारे डायरेक्ट स्ट्रीम रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसके अलावा ये जनरल रिलेटेड ऑप्शंस है, उसके बाद हम कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दोज। नहीं तो किसी को पता ही नहीं है। अगर मैं एएमयू से पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एएमयू, अगर आप किसी भी, मुझे आप एट अ टाइम मतलब रैंडमली आप मुझसे पूछें कि how do you go after this to the US, I have no idea. How do I do my MS from a different country? US maybe I will know because it is common. From a different European country, I have no idea. So these are drawbacks. We should know कि हम क्या कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम एमयू में ही देखें, एमयू में जनरली यूएसएमएलई हम देते हैं इंटर्नशिप में जाके, फाइनल ईयर में जाके, विच इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। अगर हमें देना चाहिए, हमें फर्स्ट ईयर से देना चाहिए, सेकेंड ईयर से देना चाहिए, क्योंकि यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट्स, यू गेट इनफ टाइम बिटवीन पेपर्स एंड दोस पेपर्स अलाइन विथ योर ईयर्स, सो इट इज इजियर फॉर यू टू क्रैक, बट वी विल गिव इट एट इंटर्नशिप, देन अगेन आई हैव टू स्टडी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। सो बेसिकली अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे जॉब्स आप बोल रहे हैं कि या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, वी आर नॉट अवेयर। जैसे हम यूपीएससी जानते हैं क्योंकि हमें आईएएस आईपीएस दिखते हैं, इसीलिए। नाउ इवन इफ यू पिक अप अ रैंडम यूपीएससी एस्पिरेंट, ask him about the services which UPSC offers in the paper or from UPSC, I have doubt he'll be able to tell you more than 4 or 5. Ask एक him और about the चीज central एक और services चीज which are listed. जी जी, एक और चीज आमतौर पर देखी गई है, वो ये देखा गया है कि जैसे हम लोग जाते हैं तो आमतौर पर अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया है या कोई कहीं तक पहुंच गया है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बन गया है या फिर कोई एक सरकारी जॉब में है या कॉर्पोरेट के रास्ते पर निकल गया है, काफी आगे तक पहुंच गया है, तो आमतौर पर ये देखा गया कि वो पलट कर मुड़कर अपने जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो अपनी सोसाइटी है वहां पर किसी को एज सच गाइड करने के लिए कुछ नहीं कर रहा होता है। भले ही आपके 2 साल सीनियर बैच में एक इंसान ने किसी कॉर्पोरेट में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, लेकिन 2 साल नीचे के बैच को किसी को यह अंदाजा नहीं होता है कि वहां का रास्ता क्या था। सिविल सर्विसेज फिर भी एक हाइप चीज है तो फिर भी कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है। तो इसे आप क्या कितनी प्रॉब्लम मानते हैं कि हम शेयर नहीं करना चाहते हैं? नहीं, दिस आई थिंक इज अ बोथ two dimensional approach from the person who has achieved and from who wants that guidance, both sides. ये basically एक accessibility problem है। Someone who wants to achieve, he is a student or trying to achieve that thing, so for him to contact that person is a very difficult task. So it is better if the institution itself has certain mechanisms by which they call that person and have an interaction, because it is difficult for the student to arrange that. If the institution has that mechanism, I don't think anyone will refuse to go back to their alma mater. They feel, at least I feel it is a great opportunity and it's a moment of pride for us if we are able to do that. So if the institution itself has that mechanism, it is better.
नहीं, आमतौर पे देखा गया इंस्टीट्यूशंस अगर बुलाते भी हैं तो चलिए सिविल सर्वेंट को तो एक आध बार शुरू शुरू में बुला भी लेते हैं, या बाद में जब वो कोई हायर पोस्ट ले लेते हैं। बाकी सबको तो वो भूल ही जाते हैं, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट में कुछ अच्छा करे या तो हाँ, बाकी सबको इंस्टीट्यूशन तो बुला ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या तो होना चाहिए? that's the problem. People should, as students, we can urge our teachers or whoever is in that position to call them, to at least make that contact available. And otherwise, they are different forums also, in at least in universities. In colleges, I doubt there is there. In universities, there are certain forums by which we can call also. So I think at least, and in today's world, so it is more easier. Like you have web-based interaction. Yeah. You don't need to come personally also. So I think it is not an issue at this इसके stage. अलावा एक और छोटी सी बात अब खत्म करते हुए, ऑडियंस हमारी जो बहुत से लोग होंगे जो तैयारी करना चाहते होंगे, सिविल सर्विसेज की भी करना चाहते होंगे, और ओवरऑल बाकी चीजों के लिए भी शायद उनके लिए एक लेसन हो। आपने जो सब्जेक्ट लिया था वो खुद मेडिसिन था, आपने मेडिसिन से की। आमतौर पे देखा जाता है लोग कुछ और लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, आपने मेडिसिन पर ही स्टिक किया। आमतौर पर माना जाता है कि इसकी स्केलिंग कम हो जाती है, ज्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है, कम से कम जिस साल आप 2016 में आपका सिलेक्शन हुआ तब तक तो यही माना जाता था। तो ऐसे में आप कितना जरूरी समझते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से स्टिक किया जाए? आपने ये सोचकर किया था? आप लोगों को क्या सलाह देंगे, या हम ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हट सकते हैं या उससे हटने में फायदा होता है? आपकी पर्सनल राय, और बाकी लोगों के लिए क्या सलाह है कि कैसे तैयारी करें अगर किसी को तैयारी करनी है तो? देखिए, इसमें मेरा जो मैंने जो आमतौर पे देखा है, लोग बिकॉज अभी जो पैटर्न है उसमें बेसिकली ज्यादातर, मतलब पैटर्न नहीं, ज्यादातर सिलेक्शंस अगर हम देखें, मोस्टली आर इंजीनियर्स, and engineers tend not to stick to engineering subjects. So if I give a bit based on answer based on data, it is totally, you'll get a skewed dimension on that. So मैंने आमतौर पे बात करके ये देखा है, there are people who have done graduation or masters in Hindi, they have taken Hindi and they have got selected. तो ऐसा कुछ नहीं है कि you have to take different subjects or different, you can take the same subject. It is more of in which subject you are more confident in. How will you, if at the level of civil services, can you answer questions in a specific time period? Can you give the answer which is preferable, whatever? Can you answer it in that way? So it is more of how much well versed you are with the subject, how you want to do it. Plus, looking back, just I told you, like for me it was difficult because I was doing MD during my preparations, and again taking a subject which is other than from my medical, it would have been difficult for me. So I think it is, no one can choose your subject for you. You have to do it on your own, in which you are more comfortable in this and that. And because coming back to the audience who are trying to prepare, अगर हम उनकी बात करें, आपका क्या कहना है? आखिरी सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर किसी को तैयारी करनी है तो लगभग कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लगभग किस उम्र या किस ग्रेड से, और लगभग कितने दिन लगते हैं आपके हिसाब से एक अच्छी तैयारी, अच्छी रैंक लाने के लिए? See, again, this is purely on, माने person to person ये वेरी करेगा। एकदम ऐसा कोई क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 साल में निकाल लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 साल में नहीं निकाल पाते। तो ये प्योरली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्या है। एंड बट लुकिंग इनटू डायमेंशंस इन विच क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड एट प्रेजेंट, कि अगर हम इस साल के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स ऑब्सोल्यूट, मतलब एटलीस्ट द current affairs part, which is general awareness part, which is at present a major bulk of the questions in civil services. So I feel कि static part आप पढ़िए, जो basics है, you start that from maybe graduation, second year, third year, taking into a 3-year graduation program. कि second year, third year से आप पढ़िए, तो by the time you are finished your graduation, your static part is complete, and then 6 months or 7 months for the current affairs part, which you add on to the static part. So that I think makes a preparation complete. 1.5 years I think is. Okay.
शुक्रिया हुसैन मेहदी रहमान साहब, डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान साहब। अभी हमने बात की डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान से, जो कि एसपी हैं दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एक डॉक्टर से एक सफर, एक गांव से एक सफर पहुंचता है आईपीएस तक, और क्या क्या किया जाना चाहिए सिविल सर्विसेज में पहुंचने के लिए। क्या आज का ट्रेंड है, क्या पहले का ट्रेंड है, उन्होंने क्या सोचा था, और क्या जरूरियात हैं अलीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूशंस में या बाकी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो थोड़ा दिल्ली से हटकर या फिर मेट्रो सिटीज से हटकर बने हुए हैं। फिलहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और अगली बार हम मिलेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए शुक्रिया।